टुडेज डे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में इंडियन पोर्ट बिल 2020 का मसौदा जारी किया गया है। यह विधेयक किस अधिनियम की जगह लेगा? इंडियन पोर्ट बिल 1920, इंडियन पोर्ट एक्ट 1808, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 या फिर इंडियन पोर्ट बिल 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। हाल ही में सरकार ने भारतीय पत्तन विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया है। मसौदे में भारतीय पत्तन 1908 अधिनियम को समाप्त करने का उपबंध है। भारतीय बंदरगाहों के मसौदा विधेयक 2020 का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करने के लिए बंदरगाहों के विकास पर कार्य करना है। इस विधेयक में निम्न तरीकों से बंदरगाहों के क्षेत्र में विकास और सतत विकास के लिए वातावरण बनाने पर प्रयास किया गया है। समुद्री बंदरगाह नियामक प्राधिकरण का गठन, राष्ट्रीय बंदरगाह नीति और योजना का तटीय राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से गठन और क्षेत्र में किसी भी विरोधी प्रतिस्पर्धी प्रथाओं पर अंकुश लगाने तथा त्वरित और सस्ते शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करने हेतु विशेष समुद्री न्यायाधिकरणों, समुद्री बंदरगाह न्यायाधिकरण और समुद्री बंदरगाह अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन। गौरतलब है कि यह विधेयक भारतीय बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी निवेश हेतु अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आम बजट 2020 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC में एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की गई थी? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। केंद्रीय बजट 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित करने की घोषणा की थी। बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद IFSCA अधिनियम 2019 के तहत वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित है। IFSCA को इस एक्सचेंज के परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संदर्भ में अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी बुलियन एक्सचेंज विनियम 2020 को अनुमोदित किया गया। इसमें नियमों के अलावा बुलियन एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी और वॉल्ट्स शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में अपनी 400वीं जीत हासिल की? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सैयद अब्दुल रहीम या फिर सुनील छेत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में अपनी 400वीं जीत हासिल की। रोनाल्डो यह कारनामा करने वाले 21वीं सदी के पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने यह उपाधि ट्यूरिन बेस्ड क्लब के लिए अपने 100वें मैच के दौरान हासिल की। पुर्तगाल के फॉरवर्ड खिलाड़ी रोनाल्डो जुवेंटस क्लब के सदस्य हैं। गौरतलब है कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी अब तक कुल 365 जीत हासिल कर चुके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942, 1945, 1950 या फिर 1960? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1945। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने चेतावनी दी है कि यमन के 5 मिलियन लोग आगामी वर्ष में अकाल से सिर्फ एक कदम दूर रह जाएंगे। अनुमान के मुताबिक 2021 के दौरान 50,000 लोग युद्ध से पीड़ित अरब देश में अकाल जैसी स्थिति में रहने को मजबूर होंगे। इस संदर्भ में संगठन द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक संक्षिप्त बयान जारी कर बताया गया। संगठन के मुताबिक यमन की कुल आबादी के आधे से अधिक लोग 2021 में भूख की स्थिति से भी आगे बढ़ सकते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। 194 से भी अधिक सदस्य देशों के साथ यह दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में कार्यरत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 89 वर्ष की आयु में जॉन ले कार्रे की मृत्यु हो गई है। वे निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित थे? संगीत, मूर्तिकला, नृत्य या फिर लेखन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेखन।
हाल ही में एक महान ब्रिटिश लेखक जॉन ले कार्रे का निधन हो गया। शीत युद्ध पर बनी टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई जैसी फिल्म की पटकथा भी इन्हीं के नॉवल पर आधारित थी। जॉन ले कार्रे का जन्म 1931 में हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादेह को मरणोपरांत सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। वे किस देश से संबंधित थे? तुर्की, जापान, ईरान या फिर अफगानिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। हाल ही में ईरान के पूर्व परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह को मरणोपरांत ईरानी सेवा के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को ईरान में मेडल ऑफ नास्र कहा जाता है। ईरान में यह सम्मान उन नागरिकों को दिया जाता है जो सेना के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। मोहसेन फखरीजादेह की मृत्यु हाल ही में ईरान में हो गई थी। इसको लेकर ईरान ने इजराइल पर आरोप भी लगाए थे, जिस पर हाल ही में दोनों देशों के बीच तनाव भी देखा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 चालू करने की बात कही है। बताइए आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सॉफ्ट सिस्टम, रियल टाइम गोल सेटलमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम या फिर रियल टाइम ग्रॉस शॉर्ट सिस्टम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। कुछ समय पहले की गई घोषणा के मुताबिक आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 कर दिया है। यह सुविधा अब साल के हर दिन और हर समय उपलब्ध है। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। आरटीजीएस का उपयोग बड़ी धनराशि के अंतरण में होता है, जिसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख होती है। इस प्रणाली की शुरुआत 2004 में हुई थी। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने फैसला लिया कि वह आरटीजीएस के माध्यम से किए गए ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लेगा। हालांकि बैंकों से इस पर सीमित स्तर पर ही शुल्क लिया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, नीति आयोग या फिर आईएमएफ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनेस्को। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूनेस्को जल्द ही एक नए पुरस्कार की घोषणा करेगा। इस पुरस्कार का नाम बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा जाएगा। यूनेस्को का मानना है उसकी यह पहल सृजनात्मक उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर क्रियाकलापों को कैप्चर करेगी, जिससे एक नए नॉलेज शेयरिंग मैकेनिज्म की स्थापना होगी। यूनेस्को ने साल 2021 को सतत विकास के लिए सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र का ही हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश को सऊदी अरब से लिए गए कर्ज को चुकाने हेतु $1.5 बिलियन का समर्थन प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है? मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर ईरान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। चीन ने हाल ही में घोषणा की कि वह पाकिस्तान को $1.5 बिलियन की मदद करेगा। इस आर्थिक मदद का उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से जो $2 बिलियन का ऋण लिया था उसका पुनर्भुगतान कर सके। बता दें कि दोनों ही देशों के बीच एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, जो पाकिस्तान के लिए एक व्यापार वित्त सुविधा है। पाकिस्तान इस सुविधा का उपयोग 2011 से ही अपने विदेशी ऋणों को चुकाने में कर रहा है। यह समझौता 2011 में हुआ था और इसे बाद में 2014 तक के लिए बढ़ाया गया और इसके आगे भी बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 2018 तक कर दी गई और राशि बढ़ाकर $3 बिलियन कर दी गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा एवं सिफारिशों के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? VS राजू, N गोपाल कृष्णन, SR गांधी या फिर मनु संथानम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर VS राजू। हाल ही में राम मंदिर निर्माण समिति ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है, जिसमें 8 सदस्य होंगे। इस पैनल में भारत के सबसे बेहतर इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल विशेषज्ञ शामिल होंगे। IIT दिल्ली के पूर्व निदेशक VS राजू इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह पैनल मंदिर निर्माण के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें देगा। गौरतलब है कि पिछले साल माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर मामले में मंदिर बनाए जाने का आदेश दिया था।
साथ ही इसके लिए एक मंदिर निर्माण समिति बनाने का आदेश भी था, जिसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र हैं। नृपेंद्र मिश्र पूर्व में पीएम मोदी के प्रधान सचिव रह चुके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जारी किया है? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने NFHS 5 यानी 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जारी किया। सर्वे के मुताबिक देश की शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण अभी चिंता का विषय बना हुआ है। NFHS 4 के मुकाबले 15 राज्यों यूटीज में नवजात मृत्यु दर में कमी आई है। वहीं अगर इसमें 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर का आंकड़ा भी जोड़े तो यह संख्या 18 हो जाती है। 5 साल तक के स्टंटेड बच्चों की बात करें तो कुल 13 राज्यों और यूटीज में इनकी संख्या में उछाल देखी गई है। NFHS 5 में राज्यों में जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विस्तृत सूचना मौजूद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में विलवीकरण संयंत्र एवं एक हाइब्रिड रिन्यूएबल ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।